अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बच्चों? क्या आप लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं उसको? तो फिर आइए और चलते हैं हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखना है। इसको समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आखिर तक इसको लेक्चर को देखें और इसको समझने की कोशिश करें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग 2 या 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इस तरह से जोड़ें कि इनके दरमियान में एंगल एक कितना बन जाए, 90 डिग्री का, और वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हों, तो ऐसी लाइंस जो मिल के बनाती हैं वो क्या बनाती हैं? रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या है? सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखें, ये हमारे पास ये जो 2 लाइंस मैंने ली हुई हैं ये आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। क्या मतलब है परपेंडिकुलर का? एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो ये 2 लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे मैंने 3 लाइंस को, परपेंडिकुलर लाइंस को आपस में ड्रॉ करने की कोशिश की है। यूजुअली अगर अब मैं आपको दिखाना चाहूँ बच्चों, तो ये देखें, ये मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। आप लोग इसको ज़रा गौर से देखें। तो ये मेरे पास जो है वो, इसको मैं घुमा के दिखा रही हूँ कि ये 2 लाइंस, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, और ये वाली जो है ये इन दोनों के ही परपेंडिकुलर लाइन है, जिसको यहाँ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये देखें, ये इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हैं हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। इसको अलहदा से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ क्योंकि आप 3 डायमेंशनल यहाँ पे तो देख नहीं सकते। तो अगर मैं सिंपली आपको बता के दिखाऊं, तो ये मेरे पास जो है ये 3 लाइंस हैं जिनके दरमियान में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो फर्स्ट है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस, और तीसरी लाइन को हम किसे जाहिर कर रहे हैं? जेड एक्सिस से। और इनके दरमियान में आप गौर करें तो ये रेड मार्कर से मैंने 90 डिग्री का एंगल शो किया हुआ है। इसका मतलब ये है, एक तो ये तीनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना रही हैं? 90 डिग्री का, यानी ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। और ये क्या बनाएंगी? ये तीनों मिलकर एक ही पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट हो जाएंगी तो इसको हम लोग नाम देते हैं, ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें 2 लाइंस भी हम जोड़ सकते हैं 90 डिग्री एंगल पे, और 3 लाइंस भी। तो 2 लाइंस जब बनेगी तो ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल सिस्टम बन जाएगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जब 3 लाइंस जुड़ेंगी तो फिर ये क्या बन जाएगा? 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके मज़ीद कंसेप्ट की तरफ कि ये किस तरह से इनके एक्सिस को हम देखेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमने डेफिनेशन तो समझ ली कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, और इसको हमने देख भी लिया कि ये किस तरह का दिखने में नज़र आता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको रेक्टेंगुलर क्यों कहा जाता है और कार्टेशियन क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, रेक्टेंगुलर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 लाइंस हों चाहे 3 लाइंस हों, ये आपस में एक दूसरे के साथ एंगल कितना बनाती हैं? 90 डिग्री का। जब भी 2 लाइंस या 3 लाइंस एक दूसरे के साथ आपस में एंगल 90 डिग्री का बनाएंगी तो ऐसी लाइंस जो हैं वो मिलके क्या बनाएंगी? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया? अच्छा जी, दूसरा सवाल, क्या वाई कार्टेशियन, इनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं? तो बच्चों, इसका आसान सा जवाब है। इसका जवाब है आफ्टर द नेम ऑफ फ्रेंच मैथमेटिशियन। और फ्रेंच मैथमेटिशियन कौन था? रेन डिकार्ट्स। तो इस वजह से इसका नाम दिया गया, इसके नाम की वजह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों की ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी कि इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं। एक दफ़ा फिर बताती चलूँ, रेक्टेंगुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइंस आपस में कितना एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का। और कार्टेशियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम की वजह से
कार्ट्स की वजह से इसका नाम रखा गया, डिकार्ट्स की वजह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब हम चलते हैं इसके लेबलिंग की तरफ। जी, तो हमारे पास ये हैं 2 परपेंडिकुलर लाइंस, और ये परपेंडिकुलर लाइंस मिलके क्या बना रही हैं, रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें ये परपेंडिकुलर जो दोनों लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, जिसको मैंने एक्स और वाई का नाम दिया हुआ है, इनको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का। तो बच्चों, जहाँ पे भी कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम आएगा आप समझ लीजिएगा वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस की बात हो रही है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। दूसरी अहम बात कि यहाँ पे जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, इस हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग नाम देते हैं एक्स एक्सिस का। इस हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या नाम देते हैं, एक्स एक्सिस का। इसी तरह से ये जो वर्टिकल लाइन है बच्चों, वर्टिकल लाइन को हम नाम देते हैं वाई एक्सिस का। अब स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, और ये भी वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइंस हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं वेक्टर्स का चैप्टर, और वेक्टर्स के चैप्टर में डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जब हम लोग टूवर्ड्स राइट जा रहे होते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है, और जब हम लोग टूवर्ड्स लेफ़्ट जा रहे होते हैं, यानी इस तरफ जब जा रहे होते हैं, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होती है, और इसको हम एक्स प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स प्राइम से। इसी तरह से अपवर्ड डायरेक्शन जो होती है ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होती है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है ये क्या होती है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ये कौन सी स्टूडेंट्स डायरेक्शन होती है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो आपने इसको वाई प्राइम से रिप्रेजेंट करना है। तो इस पॉइंट पे हमने बच्चों जाना कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, इन तीनों को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं ये वाली, इनको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। और अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो टूवर्ड्स राइट अगर हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, टूवर्ड्स लेफ़्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, टूवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। बच्चों, ये हम लोगों का कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डिफरेंट जो एक्सिस हैं उनको डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने डायरेक्शन को भी डिस्कस किया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट इसके कोऑर्डिनेट्स की तरफ कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो बच्चों याद रखें, ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें फ़र्ज़ करें मैं कोई भी पॉइंट P बनाती हूँ, तो इस P पॉइंट तक पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस पे मैंने जितना फासला तय किया वो फासला क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर इसको एब्सीसा भी कहते हैं। बच्चों, ये याद रखना है आप लोगों ने। एब्सीसा जो है नॉर्मली या तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है या एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एब्सीसा जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट है। इसी तरह से जो इस पॉइंट P तक पहुँचने के लिए मुझे वाई एक्सिस पे जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, या इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। कॉमनली यूज नेम नहीं है, लेकिन आप लोग जो है ये इसको केमिस्ट्री में भी लाजमी पढ़ेंगे। तो एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सीसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। और बच्चों, अब हम लोग इन कोऑर्डिनेट्स को लिखते कैसे हैं, तो आपने पॉइंट P के साथ ब्रैकेट्स में A, B करके ब्रैकेट इनक्लोज कर देनी है। तो ये आपने क्या कर दिए, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए उस पॉइंट P के, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जहाँ पे ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही होती हैं, क्रॉस कर रही होती हैं, उस पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग या इंटरसेक्शन को नाम दिया जाता है बच्चों ओरिजिन का। तो याद रखें, हम इनको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपली हम ओरिजिन की जगह पे क्या यहाँ पे लिख देंगे, ओ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन एंड रिप्रेजेंटेड बाय ओ।
ठीक है। तो ये अब हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में छोटी छोटी नो हाउ की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस जो आप लोगों को शायद पता होती भी हैं, तो आप लोगों को माइंड में नहीं हो रहा होता कि ये किस तरह, इसका कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है और कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं और रीजन क्या होता है। तो उम्मीद है इस लेक्चर में आपको इन चीज़ों की तो नो हाउ हो गई होगी। अब हम चलते हैं आपके 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और सवाल आपसे अगर यहाँ पे पूछा जाए कि पॉइंट P का एक्स एक्सिस से कितना फासला है, तो बताएं ज़रा, जल्दी जल्दी जवाब दें मुझे, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। जी बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इस पॉइंट P का एक्स एक्सिस से कितना फासला है, तो देखें ज़रा, मुझे बताएं, A है, B है, या फिर दोनों हैं, या फिर कोई नहीं है, बताएं मुझे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप लोगों ने ठीक जवाब दिया। पॉइंट P से एक्स एक्सिस का फासला है B, तो आप लोगों ने इसका राइट आंसर क्या लिखना है, B। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें, आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक्स एक्सिस की बात आई है तो हम A लिख दें, नो। पॉइंट P से एक्स एक्सिस का फासला पूछा है तो वो आपके पास B है, ठीक है। अब हम चलते हैं 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। अब हम बच्चों आते हैं 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। RCS स्टैंड्स फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको प्लेन का नाम भी दिया जाता है बच्चों, ये याद रखना है, प्लेन का नाम भी दिया जाता है 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो आप लोगों, अब प्लेन क्या होता है? प्लेन एक फ्लैट सरफेस होती है जो इनफाइनाइट तक हम जिसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो कितने प्लेन्स बन रहे हैं, ये अब हमने देखना है। तो फर्स्ट प्लेन आपके पास है एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के दरमियान जो स्पेस फ्लैट सरफेस है, इसको हम क्या नाम देंगे, एक्स वाई प्लेन का। इसी तरह से ये हमारे पास है एक्स डैश वाई प्लेन, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा एक्स डैश वाई डैश प्लेन, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई डैश प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्लेन्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये आप लोगों की ये मैथ्स की टर्म है स्टूडेंट्स, जो हम फिज़िक्स में यूज़ कर रहे हैं। ये प्लेन्स हैं हमारे पास, 4 डिफरेंट प्लेन्स, यानी आपने जो आपके पास एक्सिस हैं, एक्सिस के दरमियान की जो फ्लैट सरफेस होती है उसको हम लोग इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी इसको मैं लंबा करती जाऊँ, इसको भी मैं बड़ा करती जाऊँ। तो ये मेरे पास जो है इसके दरमियान जितनी स्पेस होगी इसको क्या नाम दिया जाएगा, एक्स वाई प्लेन का। तो नॉर्मली हम एक्स वाई प्लेन ही यूज़ करते हैं। तो प्लेन जो है, अब हम लोगों ने प्लेन्स का कंसेप्ट ले लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम एक कोई वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो फिर हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें पॉइंट P जो है, ये हमने पॉइंट P ड्रॉ कर लिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ये A है और ये क्या है, B। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ड्रॉ कर लिए A और B, और उसके बाद इस वेक्टर को मैं नाम दूंगी D, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D का। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D की डायरेक्शन अगर मैंने फाइंड करनी है तो स्टूडेंट्स याद रखें, डायरेक्शन हमेशा जो प्लेन में ली जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को रेफरेंस एक्सिस कंसीडर करते हुए उस वेक्टर तक जितना एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बन रहा है वो क्या कहलाएगा, प्लेन। अब यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे उस प्लेन में। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा उस वेक्टर की इन एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे देखें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो बच्चों आपने घड़ियाँ तो देखी ही होंगी, तो घड़ियों की जब हम लोग नीडल्स की बात करते हैं तो आपने देखा हुआ है कि घड़ियों की सुइयाँ जो हैं वो 1 2 3 इस डायरेक्शन में चलती हैं। तो ये मैंने रेड एरो हेड से ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट की हुई है घड़ी की सुइयों की।
होगी। तो ये डायरेक्शन जो है इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। लेकिन जो अगर घड़ी की सुइयों की जो हरकत होती है उसकी मुखालिफ अपोजिट डायरेक्शन जो होती है, यानी ये एरोहेड की डायरेक्शन है 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3 और 3 से फिर 12, ये वाली डायरेक्शन जो है स्टूडेंट्स इसको हम क्या नाम देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप गौर करें कि यहाँ पे जो मैंने डायरेक्शन रिप्रेजेंट की हुई है ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की सुइयों की मुखालिफ डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ की है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, हम लोग एक्स एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस मानते हुए पॉजिटिव एक्सिस को, तो हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो जितना एंगल वो वेक्टर बना रहा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो उसको हम लोग नाम देते हैं कि वो उसकी डायरेक्शन होगी इस वेक्टर की, डी वेक्टर की इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। स्टूडेंट्स, प्लेन में हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने आपको बताया है कि इट इज़ द एंगल, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन फाइंड करने के लिए इट इज़ द एंगल द वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो मैंने एग्जांपल आपको समझा दी थी। अब फर्ज करें मैंने एक वेक्टर ओ क्यू ड्रॉ किया है, तो ओ क्यू जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को इन दैट प्लेन। अब ये कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है एक्स डैश वाई प्लेन। तो एक्स डैश वाई प्लेन में ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में ये जो एंगल बना रहा है ये किसको जाहिर कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। तो अब हम चलते हैं 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको स्पेस का नाम दिया जाता है। याद रखें 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था तो उसको प्लेन का नाम दिया जाता था, और 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसको स्पेस का नाम दिया जाता है। 3 डायमेंशनल है तो इसमें हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स कोई भी वेक्टर है, अगर फर्ज करें हम यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये वेक्टर जो है एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं अल्फा का। इसको हम स्टूडेंट्स क्या नाम देते हैं, अल्फा का। और कोई भी जो हमारे पास यहाँ पे इसमें अगर हम लेबल करें एक्स वाई और ये जी, तो यहाँ ये वाला जो अब वेक्टर है इसको मैं ओ पी का नाम दे रही हूँ। तो ये ओ पी वेक्टर जो है इस वाई एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है इसको मैं क्या नाम दूंगी, बीटा। और उसके बाद यही वेक्टर जब मैं ड्रॉ करूँगी, और ये देखें ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, कोई भी वेक्टर ड्रॉ किया, और ये वेक्टर जो है ये जी एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है ये हमारे पास क्या है, गैमा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ओ और ये पी। तो ये याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ओ पी एक वेक्टर बनाया है एक्स और एक्स एक्सिस। याद रखें बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पे जो एंगल बनाना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस मानते हुए बनाना है। और इसमें आप लोगों ने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अहमियत बिल्कुल नहीं देनी, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि रेफरेंस एक्सिस कौन सा हो, पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे अब चूँकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो ओ पी वेक्टर है ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। और इसी तरह से ये जो ओ पी वेक्टर है पॉजिटिव वाई के साथ जितना एंगल बना रहा है उसको हम फर्ज करें बीटा का नाम दे रहे हैं। और इसी तरह से ये जो हमारे पास पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के साथ ये वेक्टर ओ पी जितना एंगल बना रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं गैमा का। इसमें आप लोगों ने इस बात को बिल्कुल अहमियत नहीं देनी कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको हम स्पेस का नाम भी देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी तरह से नो हाउ हो गई होगी। और स्टूडेंट्स ये याद रखें, अगर
आपको ये टॉपिक समझ आ गया है तो आने वाले टॉपिक्स बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएंगे। तो आप लोगों ने इन डायग्राम्स को बनाना सीखना है, इन एक्सिस को बनाना सीखना है, इसमें एंगल्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं ये बनाना सीखना है। तो फिर इजीली आप लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक्स को समझ पाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।